हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 62, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, तो दी करंट अफेयर्स शो का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको यहां से ही देखने को मिलेंगे। और हमेशा बोलता हूं, नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वीडियो सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट इस हफ्ते बने। तो भाई, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आपके सामने है। वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नए जनरल डायरेक्टर चुने गए हैं वो वीएस पठानिया चुने गए हैं। इनका पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड के कौन से महानिदेशक बने हैं। तो याद रखिएगा, 24वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। नाम इनका पूरा है वीरेंद्र सिंह पठानिया, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में वीएस पठानिया आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तटरक्षक बल यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड होती है, जो हमारी कोस्ट गार्ड है, जो हमारा मतलब कोस्ट लाइन है, उसको गार्ड करने का काम करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो याद रखिएगा, महानिदेशक कौन है 24वें? वीएस पठानिया। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। भाई, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, पहली शिफ्ट में पहले क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली रेलवे की बात हो रही है। तो भाई, आरआरबी के जो नए चेयरमैन और नए सीईओ चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो है विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। इनको रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 1983 इंडियन रेलवे सर्विसेज के बैच के ये हैं, अपॉइंटमेंट इनकी हुई थी, और 1 जनवरी 2022 से इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। तो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और जो सीईओ चुने गए हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। हाल ही में आईसीएमआर ओमिश्योर नाम के एक आरटीपीसीआर टीका को किट को मंजूरी दी। ठीक है, यहां पे ने और मतलब ऐड कर लीजिएगा। हाल ही में आईसीएमआर ने ओमिश्योर नाम के एक आरटीपीसीआर किट को मंजूरी दी। सबसे पहले समझिए भाई, आईएमआर है क्या? आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार की एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर आती है। क्लियर है? आईसीएमआर इसी ने ही ओमिक्रॉन के लिए जो नई किट बनाई गई है, आरटीपीसीआर किट, ओमिक्रॉन का टेस्ट करने के लिए, उसका नाम है ओमिश्योर। इसको फाइनली मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है आईसीएमआर ने। क्लियर है? ये जो ओमिश्योर बनाई गई है आरटीपीसीआर किट ओमिक्रॉन के लिए, इसको जो निर्माण किया है इसका, वो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमिश्योर जो ओमिक्रॉन की आरटीपीसीआर किट बनाई गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इस किट को जो डिजाइन किया है और इस किट को जो विकसित किया है, वो अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर कंपनी, जिसका नाम है थर्मो फिशर ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, इस किट को डिजाइन किया है। तो फाइनली ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर किट बन चुकी है, ओमिश्योर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको मंजूरी दी है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर आती है। नेक्स्ट है योगी सरकार का बड़ा फैसला, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा मैनपुरी का सैनिक स्कूल। भाई, जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा, फायरमैन का एग्जाम होगा, यूपी SSC लेखपाल का होगा, उनमें तो ये क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा। ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली आंसर लगा देना है कि मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदला गया है। ठीक है, सैनिक स्कूल बहुत सारे हैं यूपी के अंदर, लेकिन मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है
उसका नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फाइनली ऑफिशियल घोषणा की है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। आपको पता होगा 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। उनके साथ 13 और लोग थे, जिनमें उनकी वाइफ भी थी और साथ ही 12 और लोग थे इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की। हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन। संग्रहालय के बारे में जानते होंगे, म्यूजियम को बोलते हैं हिंदी में संग्रहालय। बात हो रही है ओपन रॉक। रॉक का मतलब होता है चट्टान और ओपन का मतलब होता है खुला, मतलब ओपन रॉक संग्रहालय, एक खुला चट्टानों का म्यूजियम। तो भारत का एक खुला चट्टानों का म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन फाइनली हैदराबाद में हो चुका है और ये भारत का ऐसा पहला ओपन रॉक म्यूजियम है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन फाइनली किया है वो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया है। इसमें होगा क्या, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न एरिया से लगभग 35 ऐसी चट्टानें रखी गई हैं जो कि बहुत ही पुरानी चट्टानें हैं। लगभग ये देखिए 3.3 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें इस संग्रहालय में रखी गई है। इनसे क्या होगा, बहुत सारे लोग यानी कि जो लोग म्यूजियम में आएंगे वो भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे अनटोल्ड जो फैक्ट हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इन चट्टानों के थ्रू उन तथ्यों के बारे में जान पाएंगे, इन चट्टानों से शिक्षित हो पाएंगे, भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद के अंदर खोला गया है, याद रखिएगा। यहां मैंने लिख दिया पूरा, देखिए इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र लगभग 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक का है। ठीक है, मतलब 5 करोड़ वर्ष तक के बारे में हम जान पाएंगे पृथ्वी के इतिहास के बारे में इन चट्टानों के थ्रू। ठीक है, तो ये एक ओपन रॉक म्यूजियम है। नेक्स्ट है अलका मित्तल, ओएनजीसी की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। ओएनजीसी के बारे में शायद आप जानते होंगे, इसका पूरा मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार की अपनी खुद की एक कॉरपोरेशन है। ठीक है, एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है जो कि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये कॉरपोरेशन आती है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि अपने आप में मायने रखते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की। तो पहली बार ओएनजीसी के बहुत बड़े पद पर, ओएनजीसी की हेड के पद पर कोई महिला पहुंची है जिनका नाम है अलका मित्तल। उम्र इनकी 59 ईयर्स है। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओएनजीसी के फिलहाल के जो सीईओ हैं वो सुभाष कुमार है, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकते हैं। ओएनजीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेशन हुई थी, वो 14 अगस्त 1956 में हुई थी। साथ ही सीएमडी के पद पर अलका मित्तल पहुंची है। सीएमडी का मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अलका मित्तल, याद रखिएगा, ओएनजीसी की जो नई सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर हेड बन गई हैं, वो अलका मित्तल बन गई है, जिनकी उम्र 59 ईयर्स है। साथ ही सीईओ सुभाष कुमार है। ओएनजीसी का फॉर्मेशन 14 अगस्त 1956 को हुआ था, याद रखिएगा, जो कि भारत की एक खुद की बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आ गया, इस हफ्ते एक ही बनी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछ जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 4 फरवरी गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर विश्व कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया गया है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, इस दिवस को मनाने का साफ साफ उद्देश्य ये है कि कैंसर के बारे में, इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही जो लोग इस बीमारी से ग्रसित है उनको मोटिवेट करना है, बीमारी से लड़ने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर उत्साह बढ़ाना, साथ ही उन लोगों की हेल्प करने का काम लोगों को दिया जाता है। इसलिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनकी मदद की जाए, उनका उत्साह बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि वो उनको कैंसर से लड़ने में मदद मिल सके। बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर, एक्ट्रेस कैंसर से लड़ाई लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, जैसे कि सोनाली बेंद्रे हैं, साथ ही मनीषा कोइराला है। तो इन्होंने कैंसर को ऑब्वियसली हराया है। ठीक है, तो दुनिया भर के अंदर यह दिवस मनाया जाता है। हर बार इसका थीम अलग होता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था
क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था। नोट कर लीजिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 में वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था, नोट कर लीजिए, क्लोज द केयर गैप इस बार इसका थीम था। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में कराने की घोषणा की गई। फ्रेंड, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 2020 का ओलंपिक गेम कहां पर होगा, 2024 का ओलंपिक गेम कहां पर होगा, जो कि सबको पता है फ्रांस पेरिस के अंदर होगा। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो खेलो इंडिया गेम है वो 2022 का कहां पर होगा, 2023 का कहां पर होगा, यानी कि अगले साल का जो संस्करण होने वाला होता है वो पहले एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्वियसली करंट अफेयर का सेक्शन जो है। तो भाई जैसे ओलंपिक वर्ल्ड वाइड में बहुत पॉपुलर है, ऐसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। ये हर साल भारत के डिफरेंट स्टेट में होता है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें लगभग 10,000 के आसपास स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 25 टाइप के इसके अंदर स्पोर्ट होते हैं और साथ ही 2 कैटेगरी में इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक 17 साल की कैटेगरी होती है जिसमें स्कूल के छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया से। एक इसमें 21 साल की कैटेगरी होती है, यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। जो 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण होने वाला है वो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होगा। ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए 2023 का कहां पर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, लास्ट ये जो इवेंट हुआ था वो 2020 में हुआ था, 2021 का अभी तक नहीं हो पाया है। दिसंबर में होना था, पोस्टपोन हो गया था। अब 4 फरवरी को होना तय हो रखा है। जहां कहां पर होगा, फिलहाल वो हरियाणा पंचकुला अंबाला में होने वाला है। फिलहाल देखते हैं, पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई है, कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। इससे पहले 2020 में जो हुआ था असम गुवाहाटी के अंदर हुआ था। 2019 का जो हुआ था वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ठीक है, तो हर साल होता है, बहुत ही पॉपुलर है। 2 कैटेगरी में इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है कैप्टन हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी महिला बनी। आपने अक्सर साउथ पोल के बारे में जरूर सुना होगा कि जो साउथ पोल है पृथ्वी का, उस पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और साथ ही वहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंचती और बहुत ही कम लोग वहां पर जा पाए हैं। और जो भी लोग साउथ पोल के ऊपर अब तक गए हैं उन्होंने डेफिनेटली रिकॉर्ड बनाया है और इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। पहला जो इंसान था साउथ पोल के ऊपर जाने वाला वो रोनाल्ड एम्युंडेसन था। 1911 में गया था, नॉर्वे के ये थे। साथ ही फर्स्ट इंडियन जो साउथ पोल पे गए थे वो जेके बजाल थे। ठीक है, इंडियन आर्मी के, शायद इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके जेके बजाल, ये फर्स्ट इंडियन। अब बात हो रही है भारतवंशी पहली महिला की जो हाल ही में साउथ पोल के ऊपर अकेले गई है बिना किसी की हेल्प के, जिनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारतवंशी है, यानी कि है तो ये ब्रिटेन की, नेशनलिटी भी इनकी ब्रिटेन, जन्म भी इनका ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके माता पिता डेफिनेटली इंडियन रहे होंगे, तभी ये भारतवंशी है। कैप्टन हरप्रीत चंडी हाल ही में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, अकेले बिना किसी हेल्प से ये गई हैं साउथ पोल के ऊपर। साउथ पोल का जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो -82.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब देखिए कितना मिनिमम टेम्परेचर यहां पर है। कैप्टन हरप्रीत चंडी जो है ये फिलहाल जो ब्रिटिश आर्मी है वहां पर ये क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, मतलब ब्रिटेन आर्मी के अंदर क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर ये हैं वहां पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। एसपीजी सिक्योरिटी, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब के अंदर गए हुए थे, जहां पर कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। मतलब उनका जो गाड़ियों का काफिला था उनके रास्ते में आए थे कुछ आंदोलनकारी, मतलब जो विरोध करता होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये नहीं बनेगा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। क्वेश्चन बनते हैं एसपीजी सिक्योरिटी को लेकर। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीजी सिक्योरिटी, व्हाट इज एसपीजी सिक्योरिटी, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट निकल के आया जब मैं न्यूज देख रहा था तो मैंने सोचा यार ये आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप भी चौंक जाओगे जब आप इसके बारे में सुनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर
कल मतलब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी कुछ आदेश देने वाला है, कुछ फैसला सुनाने वाला है। कल इसकी सुनवाई है क्योंकि इसके ऊपर कमेटी बैठी हुई है इसकी जांच में कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कैसे रूट वगैरह लीक हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, एसपीजी सिक्योरिटी जो होती है ये एक बहुत एडवांस लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसका पूरा नाम होता है, मतलब फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। याद रखिएगा, एसपीजी सिक्योरिटी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस टाइप की सिक्योरिटी भारत के अंदर केवल भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है और किसी के पास ये सिक्योरिटी नहीं होती। बहुत एडवांस लेवल की सिक्योरिटी होती है। इस ग्रुप में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी होती हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल के सुरक्षा कर्मी होते हैं, यानी कि मार्शल आर्ट वगैरह उनको सब कुछ आता है। बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार एसपीजी सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल किए जाते हैं। साथ ही इस पूरी एसपीजी जो सिक्योरिटी होती है इसमें गाड़ी वगैरह सब कुछ आती है। बहुत ही एडवांस लेवल की गाड़ियां होती हैं, यानी कि जिसमें मोदी जी होते हैं, बहुत एडवांस लेवल की गाड़ी होती हैं। अब बात आती है कि एसपीजी सिक्योरिटी जो है इसका एक दिन का खर्चा कितना आता है। पीएम मोदी जो है उनकी एक दिन की सिक्योरिटी का खर्चा क्या है, एक मिनट की सिक्योरिटी का खर्चा क्या है, एक घंटे की सिक्योरिटी का खर्चा क्या है। नीचे देखिए, केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन, ध्यान से देखिए, उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़, यानी कि मोदी जी की सुरक्षा में 1.17 करोड़ का खर्च आता है एक दिन का। एसपीजी सिक्योरिटी का खर्चा है, ठीक है। सोच के चलिए कितनी बड़ी रकम होती है, 1.17 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास। हर घंटे 4.90 लाख, यानी कि एक घंटे का जो खर्चा है पीएम मोदी की सिक्योरिटी का वो लगभग 5 लाख रुपए है। साथ ही हर मिनट 8,160 रुपए का खर्च होता है। पीएम मोदी जी की सिक्योरिटी का एक मिनट का जो खर्च है 8,160 रुपया है इस एसपीजी सिक्योरिटी का, जो कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। सुना मतलब लगाना झटका, कितनी मतलब कितना बड़ी रकम होती है। एक दिन का खर्चा 1.25 करोड़ के आसपास सिक्योरिटी का। तो यार बताओ। नेक्स्ट है, एप्पल $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी और सबसे बड़ा जो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप कवर करने वाली, कैप्चर करने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी बन गई है एप्पल। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर लिया एप्पल कंपनी ने, और ऐसा करने वाली इकलौती कंपनी एप्पल बन गई है, ठीक है। एप्पल की जो एक शेयर की कीमत है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो $182.86 है। यानी कि अगर आप एक शेयर परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो एप्पल का, वो लगभग $182 के आसपास आपको पड़ेगा। इतना आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू देख रहे हो डॉलर की, मतलब उसकी स्टॉक की, शेयर की एप्पल के। और साथ ही मार्केट कैप की बात हो रही है, अमेजोन भी टक्कर की कंपनी है, काफी लोगों को पता है। जो अमेजोन के मालिक हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अमेजोन का मार्केट कैप कितना है? अमेजोन का मार्केट कैप है 1.6, कुछ टाइम पहले 1.7 ट्रिलियन का मार्केट कैप था अमेजोन का। अब लगभग 1.649 ट्रिलियन का मार्केट कैप है अमेजोन का। तो अमेजोन से बहुत ज्यादा आगे है एप्पल, क्योंकि एप्पल $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर चुकी है और अमेजोन अभी तक 1.7 के आसपास ही है। क्लियर है। और अमेजोन के जो सीईओ है वो एंडी जेसी है, क्योंकि जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ दिया था। जेफ बेजोस फिलहाल केवल फाउंडर और अपना डायरेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं उनको चेयरमैन ही है। और टिम कुक सीईओ है एप्पल के। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन से अलग होकर हाल ही में बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बन गया। सब लोग को पता है, हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, आधी दुनिया से ज्यादा पर ब्रिटेन ने कब्जा बना रखा था। ब्रिटेन का अधिकार था। भारत भी 1947 में आजाद हुआ था, 1900, ठीक है, गणतंत्र राज्य बना था, स्वतंत्र राज्य बना था। फाइनली 55वां जो गणतंत्र देश अलग बन गया है ब्रिटेन से अलग होकर, वो बारबाडोस बन गया है, ठीक है। यानी कि बारबाडोस जो है एक बहुत बड़ा आइलैंड था, ठीक है। इसके ऊपर महारानी एलिजाबेथ II का ही अधिकार था, उन्हीं का ही शासन था। अब फाइनली ये एक गणतंत्र राज्य बन गया है, गणतंत्र देश बन गया है। तो महारानी एलिजाबेथ जो सेकंड है, उनका अधिकार यहां से खत्म होता है और एक नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति चुने गए बारबाडोस के, यानी कि एक अलग नया देश बन गया है बारबाडोस। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हमारा यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, ठीक है, इंग्लैंड है, और यहां पर
कैरिबियन आइलैंड के आसपास यहां पर एक छोटी सी जगह है, ठीक है, आइलैंड है समुद्र के बीच में, छोटी सी जगह यहां पर, यही है हमारा बारबाडोस। ये देखिए मैंने यहां पर लगा दिया इसका मैप, ये बारबाडोस आपको दिखाई दे रहा हो, वेनेजुएला के आसपास अलग इससे, ठीक है, इतना सा छोटा सा देश है। बात कर लेते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। बारबाडोस की जो कैपिटल है ब्रिजटाउन, बारबाडोस की जो कैपिटल है ब्रिजटाउन है, करेंसी इसकी बारबाडोस डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर मिया मोटेले है, प्रेसिडेंट सैंड्रा मैसन को बनाया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारबाडोस की जो प्रेसिडेंट बनी गई है वो सैंड्रा मैसन है। साथ ही कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, आपको पता होगा। पॉपुलेशन जो इसकी बारबाडोस की 2.87 लाख इसकी कुल पॉपुलेशन, यानी कि छोटा सा एक आइलैंड था, अब जो कि एक अलग गणतंत्र राज्य गणतंत्र देश बन गया, ब्रिटेन से अलग हो गया। पहले ब्रिटेन का इसके ऊपर अधिकार था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ब्रिटेन से के अधिकार से अलग होकर अपना एक गणतंत्र राज्य गणतंत्र देश कौन सा बना, बारबाडोस बना है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है और कैरिबियन आइलैंड। नेक्स्ट है टीएस त्रिमूर्ति ने आतंकवाद विरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद संभाला। सबसे पहले समझते हैं आतंकवाद विरोधी समिति, जिसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है सीटीसी। ये है क्या? सीटीसी की फुल फॉर्म है इंग्लिश में काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि एक यूएनएससी की ही सब्सिडरी है। यूएनएससी के बारे में जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ एक काउंसिल है, इसी की सब्सिडरी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि 2001 में हमले हुए थे अमेरिका स्टेट के ऊपर, आतंकवाद अटैक हुआ था। उसके बाद 2001 में सीटीसी का फॉर्मेशन किया गया था, काउंटर टेररिज्म कमेटी, यानी कि आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके टोटल 15 देश सदस्य है और भारत इसका एक अस्थायी सदस्य है। और अब तक भारत का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे सीटीसी में वो टीएस त्रिमूर्ति कर रहे थे, और फाइनली 2022 के लिए टीएस त्रिमूर्ति को आतंकवाद विरोधी समिति यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये भी एक हिस्ट्री रची गई है, इतिहास रचा गया है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं टीएस त्रिमूर्ति, जो कि भारतीय है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं सीडीसी के। याद रहेगा सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी की फुल फॉर्म होती है, जो कि एक सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। सीटीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था 2001 में हुआ था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 में यूनाइटेड स्टेट के ऊपर टेररिज्म अटैक हुए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है चंडीगढ़ पीजीआई में खुला देश का पहला एम्प्यूटे क्लिनिक। ये जो वर्ड है एम्प्यूटे, मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूं एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में। एम्प्यूटे का मतलब होता है अपंग, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपना कोई शरीर का अंग खो दिया हो, यानी कि अंग विच्छेद हो जाना, उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। तो भाई चंडीगढ़ में पीजीआई है, पीजीआई का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पूरा नाम है इसका जो चंडीगढ़ में पीजीआईएमआर, यानी कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का, और इसी के अंदर देश का पहला एम्प्यूटे क्लिनिक खुल गया है। यानी कि जो ऐसे अपंग लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने शरीर का कोई अंग खो दिया है, उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में हुआ करेगा। ठीक है, यानी कि उनको सामान्य जीवन जीने के लिए उनकी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, जिन्होंने अपने हाथ पैर वगैरह खोए हैं, उनको इस तरीके से सामान्य लोगों की तरह, ताकि वो जीवन व्यतीत कर सके, उनका इलाज वगैरह किया जाएगा। तो ये देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है, जो कि चंडीगढ़ में खोला गया है, जो कि चंडीगढ़ में पीजीआई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल एजुकेशन रिसर्च का, उसी के अंदर इस क्लिनिक को स्थापित किया गया। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट करंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचकांक से रिलेटेड है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 53वें स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर वैश्विक सूचकांक यानी कि ग्लोबल इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कितना पूछा गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कितना पूछा गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये एक सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, जिसका नाम है लोकतंत्र सूचकांक, और ये 2020 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया?
किया है, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो सूचकांक बनाया गया है, लगभग 167 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 167 देशों के ऊपर एक सर्वे किया गया। ये जो सूचकांक है, नाम से ही पता चल रहा है लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि किसी देश के अंदर लोकतंत्र की कैसी व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र का स्टेटस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट को जारी किया जाता है, सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें टोटल 5 पैमाने देखे जाते हैं, जिसमें से एक हमारा चुनाव प्रक्रिया और बहुल्यतावाद, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है किसी देश में, यह देखा जाता है, कैसी व्यवस्था है। साथ ही सरकार की कार्यशैली, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तब जाके इसको 53वां स्थान मिला है। 2019 में 51वें स्थान पर था, यानी कि 2 पायदान पीछे खिसक गया है। तीसरा, राजनीतिक भागीदारी, यानी कि राजनीतिक भागीदारी कैसी है उस देश में, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, नागरिक जो है देश के, राजनीति में कैसी भागीदारी उनको मिल रही है। साथ ही राजनीतिक संस्कृति, यानी कि जो कल्चर है, डेमोक्रेटिक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर है, उनकी इस व्यवस्था कैसी है। नागरिक आजादी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नागरिक की आजादी कैसी है किसी देश में लोकतंत्र के अंदर, ठीक है, यानी कि नागरिक उस देश का इंडिपेंडेंट है या नहीं, अपनी बात रख सकता है या नहीं, उसको बोलने का अधिकार है या फिर नहीं। तो इस चीज को लेकर एक सूचकांक तैयार किया गया 2022 का, जिसमें भारत को 53वां स्थान मिला है। रट लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। 2 पायदान नीचे खिसक गया, 2019 में इसको 51वां स्थान मिला था। अब टॉप 5 देशों के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो स्थान मिला है वो नॉर्वे को मिला है, दूसरा स्थान आइसलैंड को मिला है, तीसरे स्थान पर हमारा स्वीडन है, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है, 5वें स्थान पर हमारा कनाडा है। ये 5 देशों को टॉप 5 की लिस्ट में रखा गया है। और लास्ट में आया है दक्षिणी कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया को 167वां स्थान मिला, यानी कि बिल्कुल लास्ट में है। आपको पता है साउथ कोरिया लास्ट में क्यों हो सकता है, वहां का लोकतंत्र क्या है, कुछ भी नहीं है लोकतंत्र, वहां तो तानाशाही चलती है, किम जोंग वहां के, ठीक है, मतलब सुप्रीम है, इसी वजह से उसको लास्ट स्थान मिला है। तो भाई भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, 53वीं रैंक भारत को इस सूचकांक में मिली है। तो ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर वे टू सक्सेस सर्च कर लीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन का नया स्टॉक लग चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, चेकआउट कर लीजिएगा, परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दी करंट अफेयर शो को हर संडे जरूर फॉलो करें, भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।